हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी बुक समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 3 मुद्रा एवं बैंकिंग के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन है। तो यह कथन हार्टले विदर्श के द्वारा दिया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हार्टले विदर्श। नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। तो इसमें कीमत स्थिरता मुद्रा का कार्य नहीं है। प्रश्न तीसरा है, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। तो केंद्रीय बैंक के द्वारा चलन मुद्रा जारी की जाती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक व्यापारिक बैंक है। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है। मुद्रा पूर्ति का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, विनिमय का माध्यम मुद्रा का खालिस्तान कार्य है। तो विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। दूसरा है, साक्ष्य जन्य बैंक खालिस्तान जमाएं उत्पन्न करते हैं। तो साक्ष्य जन्य बैंक व्युत्पन्न जमाएं उत्पन्न करते हैं। तीसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है उसे खालिस्तान कहते हैं, उसे बैंक दर कहा जाता है। चौथा है, केंद्रीय बैंक सरकार का खालिस्तान होता है। तो केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर हुआ करता है। केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। पांचवा है, मूल्य मापन मुद्रा का कार्य है। तो मूल्य मापन मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है। तो यह सत्य है। दूसरा है, लोगों में बैंकिंग आदत कम होने पर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। असत्य है। तीसरा है, चालू खाते में ब्याज दर ऊंची होती है। तो चालू खाते में ब्याज दर ऊंची नहीं, कम होती है। तो यह असत्य है। फिर चौथा है, अधिविकर्ष केंद्रीय बैंक का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है। तो यहाँ पर अधिविकर्ष अगर केंद्रीय को हटा दिया जाए, है ना, तो केंद्रीय को जब ना पढ़ा जाएगा तो पढ़ेंगे हम अधिविकर्ष बैंक का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है। तो यह गलत हो जाएगा, मतलब असत्य हो जाएगा। और यदि पढ़ा जाए इस प्रश्न को कि केंद्रीय बैंक का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है तो भी यह असत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। या तो मतलब ये प्रश्न दो तरीके से बन सकता है कि अधिविकर्ष बैंक का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है, या दूसरा प्रश्न बन सकता है केंद्रीय बैंक का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है। तो दोनों में स्थिति में यह असत्य है। प्रश्न नंबर 4 है, जोड़ी बनाइए। खंड ए और खंड बी दिया हुआ है। यहाँ पर मुद्रा का प्राथमिक कार्य। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा होता है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है मूल्य का मापक। यह मूल्य का मापक होता है। दूसरा है मुद्रा का गौण कार्य। तो मुद्रा का गौण कार्य होता है मूल्य का हस्तांतरण। तीसरा है मुद्रा का आकस्मिक कार्य। तो मुद्रा का आकस्मिक कार्य आपका हो जाएगा सामाजिक आय। मुद्रा के अन्य कार्य। तो मुद्रा के अन्य कार्य हो जाएगा तरलता दायक। अधिविकर्ष। तो अधिविकर्ष क्या होता है। अधिविकर्ष आपका अस्थायी व्यवस्था होती है ना। और नकद साख। तो नकद साख आपका स्थायी व्यवस्था कहलाती है। प्रश्न नंबर 5वां है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो अच्छी मुद्रा के किसी एक गुण को लिखिए। तो अच्छी मुद्रा के गुण क्या है। तो अच्छी मुद्रा का एक गुण पूछा है, हम यहाँ आपको 2 बता देते हैं। तो पहला गुण होता है सामान्य स्वीकृति, मतलब सभी लोगों के द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत किया जा सके। और दूसरा होता है टिकाऊपन। प्रश्न दूसरा है, व्यक्तियों की बैंकों में किन जमाओं को मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता है। तो व्यक्तियों की जो अंतर बैंक जमा होती है उसे मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता है। तीसरा है, साख का निर्माण कौन करता है। तो साख का निर्माण बैंक के द्वारा किया जाता है। कौन से बैंकों के द्वारा। व्यावसायिक बैंकों के द्वारा किया जाता है।
चौथा है रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है? तो यह न्यूनतम कोष के आधार पर नोट निर्गमन का कार्य करता है। पांचवा है कागजी मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसे होता है? तो कागजी मुद्रा निर्गमन का अधिकार केंद्रीय बैंक को होता है। इसके बाद प्रश्न आपके जो दिए हैं वो 2 अंक के हैं। तो पहला प्रश्न है मुद्रा का अर्थ समझाइए। तो मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के माप, क्रय शक्ति के संचय तथा भावी भुगतान के रूप में क्या किया जाए, सभी व्यक्तियों के द्वारा स्वतंत्र, विस्तृत एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, तो उसे मुद्रा कहा जाता है। दूसरा है वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? तो वस्तु विनिमय के अंतर्गत वस्तु के बदले वस्तु या सेवा का विनिमय किया जाता है। मतलब वस्तु जो होती हैं या सेवा होती हैं तो आपस में से आदान प्रदान किया जाता है। वस्तु के बदले वस्तु ले लेना, है ना, सेवा के बदले सेवा ले लेना, तो इससे हम वस्तु विनिमय कहेंगे। मुद्रा की मांग किसे कहते हैं? मुद्रा की मांग गृहस्थों तथा फर्म द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के लेन देन के कार्य के लिए किया जाता है। प्रश्न चौथा है मुद्रा की पूर्ति को समझाइए। तो मुद्रा की पूर्ति का अर्थ है घरेलू मुद्रा की उस कुल मात्रा से है जो राष्ट्र की जनता द्वारा स्वीकृत या उसके पास होती है। अर्थात किसी समय विशेष बिंदु पर मुद्रा की आपूर्ति से अर्थ है उस कुल मुद्रा की मात्रा से होता है जो उस समय बिंदु पर चलन में होती है। प्रश्न पांचवा है केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होती है। यह देश का शिखर बैंक होता है और देश के अन्य बैंक इसी के नियंत्रण में कार्य करते हैं। इस बैंक को नोट निर्गमन करने का एकाधिकार प्राप्त है और यह बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति एवं साख को नियंत्रित करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। छठवा है वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? वस्तुओं से होने वाला प्रत्यक्ष विनिमय ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। सातवां है सीमित विधिग्राह्य मुद्रा से क्या आशय है? तो सीमित विधिग्राह्य मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जिसे विभिन्न प्रकार के भुगतानों को निपटाने के लिए एक निश्चित सीमा तक ही स्वीकार किया जाता है। इसके बाद आपका प्रश्न जो है वह विश्लेषणात्मक प्रश्न है जो 4 अंकों के हैं। तो उसमें प्रश्न नंबर 1 है मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखिए। तो मुद्रा के कार्यों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला है आपका मुद्रा के प्रधान या प्राथमिक कार्य, ठीक। दूसरा हो जाएगा मुद्रा के गौण या सहायक कार्य। तीसरा आपका हो जाएगा आकस्मिक कार्य और चौथा हो जाएगा अन्य कार्य। चलिए तो इसे समझ लेते हैं। पहला है आपका मुद्रा के प्रधान या प्राथमिक कार्य। तो जो मुद्रा होती है उसके प्राथमिक कार्य कौन से होते हैं? पहला होता है विनिमय का माध्यम और दूसरा होता है मूल्य का मापक। इसी तरीके से मुद्रा के गौण या सहायक कार्य जो होते हैं तो उसमें पहला है भावी भुगतानों का आधार, दूसरा है मूल्य संचय का आधार और तीसरा है मूल्य का हस्तांतरण। तीसरा होता है आकस्मिक कार्य। तो मुद्रा आकस्मिक कार्य के लिए भी क्या होती है? बहुत जरूरी होती है। जैसे कि आपके राष्ट्रीय आय का वितरण, जब राष्ट्रीय आय का वितरण करना होता है तो उस समय मुद्रा बहुत ही उपयोगी होती है। साख का आधार, तो बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं तो साख का आधार पर पूंजी उधार लेकर अपने कार्य का संचालन करते हैं, तो उस समय भी मुद्रा क्या होती है? अति आवश्यक हो जाती है। ये सारे मुद्रा के कार्य हैं। चौथा है अधिकतम संतुष्टि का साधन। तो मुद्रा के द्वारा हम किसी भी वस्तु की किसी भी समय कितनी भी मात्रा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार मुद्रा से उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। मुद्रा के अन्य कार्य में आ जाएगा निर्णय का वाहक।
निर्णय का वाहक से मतलब यह है कि जो मुद्रा होती है व्यक्ति की इच्छा या निर्णय का वाहक होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने पास संचित मुद्रा का प्रयोग अपनी इच्छानुसार चाहे जब जिस रूप में कर सकता है, चाहे जिस कार्य में कर सकता है ना। मतलब उसके पास जो संचित मुद्रा है, इकट्ठी की गई हुई रखी मुद्रा है, तो उसे वह किसी भी कार्य के लिए प्रयोग कर सकता है। दूसरा है भुगतान स्थिति की सूचक है। तो भुगतान करना, तो किसी फर्म को, किसी व्यक्ति को यदि हम क्या करेंगे, मुद्रा रूपी तरल संपत्ति उसकी भुगतान देने की क्षमता की गारंटी होती है। मतलब यह है कि हमें किसी को भुगतान करना है, ठीक है, और हमने उसे मुद्रा के रूप में भुगतान किया, तो वह क्या होगा, वह एक गारंटी हो जाएगी कि इस वस्तु की क्षमता, इसकी कैपेसिटी इतनी है। और बैंकों के पास यदि ग्राहकों को देने के लिए पर्याप्त रकम नहीं होती तो वो बैंक क्या हो जाते हैं, वो बैंक दिवालिया हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार मुद्रा इस बात की सूचक है कि कोई संस्था दिवालिया तो नहीं हो गई है ना। यदि उसके पास मुद्रा ही नहीं है तो वह दिवालिया घोषित किया जाएगा। तो यह भुगतान स्थिति की सूचक भी है। प्रश्न दूसरा है, मुद्रा एक बुरा स्वामी है, क्या आप सहमत हैं? तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि मुद्रा एक बुरा स्वामी है। जब तक मुद्रा नियंत्रण में रहती है तब तक तो वह मानव के सेवक के रूप में कार्य करती है, परंतु यदि मुद्रा नियंत्रण से बाहर निकल जाए तो यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकती है। मुद्रा मानव की स्वामी बन जाती है और मुद्रा की तुलना में मानव का स्थान गौण हो जाता है। मुद्रा हमारे अधीन न रहकर हम ही मुद्रा के अधीन हो गए हैं। यह हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए एक साधन मात्र है, किंतु आज मुद्रा ही हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया है। हमारे जीवन की सुख शांति का एकमात्र आधार आज मुद्रा बन गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुद्रा एक बुरा स्वामी है। प्रश्न तीसरा है, मुद्रा का महत्व बतलाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि मुद्रा के क्या महत्व हैं। पहला महत्व है उपभोग क्षेत्र। उपभोग क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है? तो आर्थिक क्रियाओं में उपभोग का सबसे पहला स्थान है। मनुष्य जिस वस्तु का उपभोग करना चाहता है उसकी खरीद की मात्रा वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। दूसरा है उत्पादक क्षेत्र। तो आधुनिक युग में उत्पादन अनेक तत्वों के सहयोग का परिणाम है, जिनमें भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस का समावेश होता है। इन सभी तत्वों के मूल्य का सामूहिक योग लागत होती है और इसी प्रकार उत्पादन के लिए जितनी वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदी जाती हैं वे भी मुद्रा के बदले प्राप्त की जाती हैं। अतः उत्पादन की कोई भी क्रिया मुद्रा के बिना संभव नहीं है। तीसरा है विनिमय क्षेत्र। वस्तुओं के उत्पादन के बाद उसका विक्रय करना, मतलब उसे बेचना, क्योंकि वस्तु तैयार हो गई है। अब वस्तु तैयार हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसे बेचेंगे, उसका विक्रय करेंगे। तो विक्रय करेंगे तो क्या चाहिए हमें, मुद्रा प्रत्येक वस्तु की लागत का अनुमान लगाने में सहायक होती है और लागत के आधार पर ही वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। वास्तव में संपूर्ण विक्रय व्यवस्था ही मुद्रा पर आधारित है। अतः मुद्रा संपूर्ण विनिमय तंत्र का आधार है। चौथा है वितरण क्षेत्र। तो वस्तुओं का उत्पादन कर लेने के पश्चात भूमि का लगान, पूंजी का ब्याज, श्रमिक की मजदूरी, संगठन का वेतन तथा साहसी के लाभ का निर्धारण तथा वितरण करना आवश्यक होता है। इन सब का प्रतिफल मुद्रा में ही निर्धारित होता है। अतः वितरण की क्रियाओं का आधार भी मुद्रा ही है। प्रश्न नंबर 4 है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को लिखिए। तो यहाँ पर हम वस्तु विनिमय से कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं या उसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं वह देख लेते हैं। पहला है दोहरे संयोग का अभाव। तो वस्तु विनिमय का सबसे बड़ा दोष यह है कि किसी एक ऐसे व्यक्ति से उस व्यक्ति का संपर्क होना जिसके पास पहले व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तु हो तथा उसे दूसरे व्यक्ति को, मतलब
जिस वस्तु की आवश्यकता है वह वस्तु पहले व्यक्ति के पास हो, ऐसा संयोग बहुत कठिनाई से हो पाता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे गेहूं की आवश्यकता है और आपको चावल की आवश्यकता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पास चावल उपलब्ध हो, है ना, और आपके पास गेहूं उपलब्ध हो। किसी तीसरे के पास वह गेहूं उपलब्ध हो सकता है, ठीक, लेकिन उसे क्या चाहिए, मेरे पास कपड़ा है और गेहूं है, मुझे गेहूं चाहिए और मेरे पास कपड़ा है, ठीक है। तो तीसरा जो व्यक्ति है उसके पास क्या है, गेहूं तो है पर उसे कपड़े की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है उसे चावल की आवश्यकता हो, तो वह दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति को क्या है, गेहूं नहीं चाहिए है। तो इस प्रकार से ये दोहरा जो संयोग होता है इसका अभाव पाया जाता है। दूसरा है वस्तु विभाजन की समस्या। तो कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनका विभाजन करना संभव नहीं होता। यदि उन्हें विभाजित कर दिया जाए तो उनका मूल्य शून्य हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे जानवर हो गया, गाय, बकरी, कुत्ता व बिल्ली, है ना। तो यदि मान लो कि आपके पास कोई जानवर है और मेरे पास अनाज है, तो आपस में अदला बदली करेंगे, तो भाई गेहूं के बदले में हम गाय नहीं देना चाहते, तो गाय के टुकड़े करके तो नहीं दे सकते, क्योंकि अगर टुकड़े कर करके देंगे तो उसका कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। तीसरा है धन संचय के साधन का अभाव। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में धन संचय के साधन उपलब्ध नहीं होते, है ना। वस्तु विनिमय है क्योंकि यहाँ पर वस्तु के बदले वस्तु दी जा रही है, मुद्रा तो नहीं है। तो वस्तु के बदले वस्तु जब दी जा रही है तो हम वस्तु को कितना इकट्ठा करके रखेंगे, कितना स्टोर करके रखेंगे, नहीं रख सकते ना। धन को तो रख सकते हैं, रुपये को तो रख सकते हैं, लेकिन वस्तु कितना आप इकट्ठा करके रखेंगे। गेहूं को ही इकट्ठा करना चाहते हैं, पूरा घर आपका भर जाएगा, ठीक है, पूरा गांव भी भर लोगे तो कब तक रखोगे उसे इकट्ठा करके, नहीं रख सकते, ठीक। तो इस प्रकार से धन संचय नहीं कर सकते और मुद्रा का चलन नहीं होता तथा वस्तुओं की नाशवान प्रकृति के कारण अधिक दिनों तक तथा अधिक मात्रा में संचित नहीं किया जा सकता। वस्तुओं के खराब होने, फैशन में परिवर्तन होने या अनुपयोगी हो जाने पर भय बना रहता है तथा वस्तुएं स्थान भी अधिक घेरती हैं। चौथा दोष है सर्वमान्य मूल्य की समस्या। तो वस्तु विनिमय में कितनी वस्तु के बदले में कितनी वस्तु का आदान प्रदान किया जाए, इसका कोई निश्चित मापदंड न होने के कारण वस्तु विनिमय में एक बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है। प्रश्न 5वां है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य लिखिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य है मुद्रा एवं साख नीति में समन्वय। रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व मुद्रा एवं साख पर दोहरा नियंत्रण था। यह देश की मुद्रा एवं बैंकिंग के समुचित विकास के हित में नहीं था, अतः केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक की स्थापना करके मुद्रा एवं साख में उचित समन्वय स्थापित करना आवश्यक था। दूसरा है रुपये के आंतरिक एवं बाह्य मूल्य में स्थिरता। तो रुपये के मूल्य में स्थिरता स्थापित करने के लिए आवश्यक था कि साख एवं मुद्रा पर एक ही संस्था का नियंत्रण हो, ताकि देश की मुद्रा पूर्ति का विस्तार एवं संकुचन व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सके। तीसरा है बैंकों के नकद कार्यों का केंद्रीकरण। रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व सभी बैंक अपने नकद कोष अलग अलग रखा करते थे। इससे जनता का विश्वास कम रहता था तथा बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ हो पाती थी। अतः बैंकों के नकद कोषों के केंद्रीकरण के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना आवश्यक समझी गई। चौथा है बैंकिंग का समुचित विकास। देश की बैंकिंग व्यवस्था का समुचित विकास रिजर्व बैंक की सहायता के बिना संभव नहीं हो पा रहा था। रिजर्व बैंक ही अन्य बैंकों के लिए मार्गदर्शन का कार्य कर सकता था। प्रश्न 6वां है भारतीय रिजर्व बैंक के निषिद्ध कार्यों को लिखिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निषिद्ध मतलब होता है जो कार्य मनाही हो, वर्जित हो, जो नहीं करता है ना। तो कौन से कार्य है जो रिजर्व बैंक नहीं करता है, वह देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक अपने कार्यालयों को छोड़कर किसी प्रकार की अचल संपत्ति को नहीं खरीद सकता और न ही इस प्रकार की संपत्ति के आधार पर ऋण ही दे सकता है। दूसरा है रिजर्व बैंक अपने निक्षेपों पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दे सकता है।
तीसरा है रिजर्व बैंक किसी भी दशा में बिना किसी जमानत के किसी को भी ऋण नहीं दे सकता है। और चौथा है किसी कंपनी के अंश या शेयर ना तो खरीद सकता है और ना ही उसको जमानत ऋण दे सकता है। पांचवा है रिजर्व बैंक किसी प्रकार का व्यापार नहीं खोल सकता, किसी व्यापारिक संस्था में सामान्यतः ना हिस्सा ले सकता है और ना ही उसे आर्थिक सहायता दे सकता है। रिजर्व बैंक ना तो बिल लिख सकता है और ना ही उसे स्वीकार कर सकता है। प्रश्न 7वां है व्यावसायिक बैंकों के कार्य लिखिए। तो हम यहाँ पर व्यावसायिक बैंकों के कार्य देख लेते हैं। सबसे पहले व्यावसायिक बैंक का कार्य होता है जमा स्वीकार करना, दूसरा कार्य होता है ऋण देना और तीसरा कार्य होता है अभिकर्ता या एजेंसी कार्य। तो जमा स्वीकार करने में इसके कौन कौन से कार्य आते हैं वह देख लेते हैं। सबसे पहले आता है चालू खाता, दूसरा आता है बचत खाता और तीसरा आता है सावधि जमा खाता। ठीक, इसी तरीके से ऋण देना में आ जाएगा नकद साख, प्रत्यक्ष ऋण, अधिविकर्ष और बिलों का भुनाना। तो यहाँ पर जो नकद साख होता है उसका मतलब होता है कि जो बैंक होता है माल तथा साख पत्र गिरवी रखकर ऋण स्वीकार कर सकते हैं। प्रत्यक्ष ऋण जो होता है तो कभी कभी बैंक क्या करता है बिना गिरवी रखे भी लोन स्वीकार करता है, ऋण स्वीकार करता है और ये ऋण व्यक्तिगत जमानत के आधार पर दिए जाते हैं। तीसरा इसमें दिया है अधिविकर्ष। तो अधिविकर्ष का मतलब होता है कि जो बैंक होता है वह अपने खाता धारकों को चालू खाते की जमा धनराशि से एक निश्चित सीमा तक कुछ अधिक राशि निकालने की सुविधा देता है। और चौथा है बिलों का भुनाना। तो बैंक अपने ग्राहक के विनिमय पत्रों को निश्चित तिथि से पूर्व ही कुछ बट्टा लेकर भुना लेता है। तो इस प्रकार बट्टा लेकर मतलब उसमें कटौती करके, है ना। तो इस प्रकार ग्राहकों को अपने बिलों का भुगतान देय तिथि से पूर्व ही प्राप्त हो जाता है। तीसरे कार्य के अंतर्गत जो था अभिकर्ता और एजेंसी कार्य में, तो सबसे पहले है ग्राहकों की ओर से साख पत्रों का भुगतान प्राप्त करना, जैसे कि चेक हो गया, बिल, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र आदि का भुगतान प्राप्त करना। नेक्स्ट है ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, ग्राहकों की ओर से भुगतान करना। ठीक, तो बैंक ग्राहकों की ओर से उनकी बीमा किस्त, आयकर, किराया, विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी आदि का भुगतान कर सकता है। फिर इसके बाद है ग्राहकों की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, है ना। क्रय विक्रय मतलब खरीदना और बेचना। तो बैंक ग्राहकों की ओर से उनकी जो प्रतिभूतियां होती हैं उनका क्या कर सकता है, क्रय विक्रय कर सकता है। धन का हस्तांतरण, तो बैंक अपने ग्राहकों के आदेश के अनुसार धन का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान को कर सकता है। और पांचवा है प्रतिनिधि के रूप में कार्य, है ना। प्रतिनिधि के रूप में कार्य कैसे करता है, प्रबंध दृष्टि अथवा कानूनी प्रतिनिधि के रूप में कार्य। तो किसी व्यक्ति अथवा संस्था की विभिन्न स्थानों पर स्थित संपत्ति की देखभाल बैंक प्रबंधक अथवा ट्रस्टी के रूप में करता है। प्रश्न 8वां है केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो केंद्रीय बैंक और रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों में हम यहाँ पर अंतर देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक जनता से प्रत्यक्ष व्यवसाय नहीं करता, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट बिजनेस नहीं करता। कौन नहीं करता है, रिजर्व बैंक। और जबकि व्यापारिक बैंक जनता से प्रत्यक्ष व्यवसाय करते हैं। रिजर्व बैंक के पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार होता है और व्यावसायिक बैंकों को पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार नहीं होता है। रिजर्व बैंक के तेजी तथा मंदी काल में यह बैंक क्रियाशील भूमिका अदा करता है और जबकि व्यापारिक बैंक ऐसा कुछ नहीं करते हैं। यह बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है और संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था इसके अधीन होती है, जबकि व्यावसायिक बैंक जो होते हैं देश की सभी संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था की इकाई मात्र होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जन न होकर देश में आर्थिक स्थिरता स्थापित करना है।
जबकि जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना होता है। व्यापारिक बैंक जनता से प्रत्यक्ष व्यवसाय करते हैं। प्रश्न 9वां है, एक अच्छी मुद्रा के आवश्यक गुणों को लिखिए। तो एक अच्छी मुद्रा पदार्थ में निम्नांकित गुणों का होना आवश्यक है। सामान्य स्वीकृति, सबसे पहले तो कैसी होनी चाहिए मुद्रा इस तरीके की होनी चाहिए कि उसे जनता या लोग स्वीकार कर सकें, उस पर भरोसा कर सकें, उस पर विश्वास कर सकें, ताकि जो लेन देन होता है उसमें सरलता हो सके। दूसरा है टिकाऊपन। तो अच्छी मुद्रा वह है जिसमें टिकाऊपन हो, अतः मुद्रा ऐसे पदार्थ की बनाई जानी चाहिए जो शीघ्र नष्ट ना हो, मतलब वह सालों साल तक चल सके। तीसरा है वहनीयता। तो अच्छी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह वजन में हल्की होना चाहिए और मूल्य में कैसी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। परिचायता, अच्छी मुद्रा में गुण होना चाहिए कि वह आसानी से पहचानी जा सके। सुपरिचितता या परिचायता के अभाव में जाली सिक्के की या जाली नोटों की संभावना अधिक होती है। मूल्य में स्थायित्व, एक अच्छी मुद्रा पदार्थ के लिए आवश्यक है कि उसके मूल्य में उतार चढ़ाव ना हो, क्योंकि मुद्रा पदार्थ के मूल्यों में उच्चावचान होने पर मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होंगे।